अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। लिव लाइफ मोर, लिव योर लाइफ मोर। नमस्कार दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो लेकर एक बार फिर से इस खूबसूरत सुबह में मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। और ये शो दोस्तों आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं और ये महसूस भी करते हैं कि बचाव में ही बचाव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर किसी चीज़ से हमें खतरा है या डर है तो पहले ही हम उसका इंतज़ाम कर लेते हैं ताकि वो खतरा हमें नुकसान ना कर सके। और ये सब भूमिका बांधने का मेरा ये मकसद है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकूं आज के हमारे टॉपिक से, जो है इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अप्रैल का लास्ट वीक ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में, और आज का ये प्रोग्राम हम समर्पित करने जा रहे हैं इसी विशेष उपलक्ष्य को। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर परविंदर चावला, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। थैंक यू पल्लवी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर साहब इस बार वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का थीम है क्लोज द इम्यूनाइजेशन गैप। ये थीम सिलेक्ट करने के लिए एक मंशा है कि जो इम्यूनाइजेशन जितनी होनी चाहिए और जितनी होती है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, गैप है, उसे कम किया जाए। और डॉक्टर साहब ये आपसे हम अब जानना चाहेंगे एज ए स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड कि वैक्सीनेशन की या इम्यूनाइजेशन की, टीकाकरण के कॉन्सेप्ट को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या महत्व है कि हम सब प्रोटेक्टेड हों और इम्यूनाइज्ड हों? पल्लवी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स हैं क्या? सो बेसिकली ये जो कीटाणु हैं जो डिजीज़ करते हैं हमारे शरीर के अंदर आके, सो उन कीटाणुओं का हिस्सा या वो कीटाणु वो अगर छोटी मात्रा में शरीर में डाल दिए जाएं तो बॉडी उनसे लड़ने की क्षमता नेचुरली बना लेती है। हम चाहते हैं कि हर इंसान में उस इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता हो, बजाय कि जब उसमें इन्फेक्शन आए तो फिर हम उसको दवाइयों से ठीक करें। जो इनर स्ट्रेंथ है इंसान की उसको बढ़ाती हैं ये वैक्सीन्स। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट स्प्रेड करने के लिए WHO ये इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व करती है ताकि हर कंट्री में सबको इसका कॉन्सेप्ट समझ आए और लोग इसको एक्सेप्ट करें। तो डॉक्टर साहब आपने अभी हमें समझाया कि वैक्सीन्स क्या हैं और इनका क्या महत्व है। डॉक्टर साहब अगला सवाल मेरा ये है कि किस तरह से वैक्सीन्स ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी है? मैनकाइंड ने क्या अचीव किया है इम्यूनाइजेशन के दौर में? क्या कुछ ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स हैं या आंकड़े हैं या हमारे पास कुछ स्टडीज हैं कि जब इम्यूनाइजेशन नहीं थी या जब इम्यूनाइजेशन कम पॉपुलर थी और आज जब इम्यूनाइजेशन इतनी पॉपुलर है और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो क्या अंतर है हमारी इस छोटी सी दुनिया में? पल्लवी, जो आपने चेचक के बारे में सुना होगा, स्मॉल पॉक्स के बारे में, प्रॉबली जो सीनियर्स हैं उनको इसके इंजेक्शंस भी लगे होंगे, बट वी आर लकी कि आज जो बीमारी आज से 200-200 साल पहले इतने जानलेवा समझी जाती थी, इतने लोगों की जान ले लेती थी, वही बीमारी आज दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। और इस बात को भी करीबन अभी 30-40 साल हो गए हैं कि इसकी वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली पोलियो ऑलमोस्ट खात्मे के पास आ गया है, इंडिया से निकल गया है। दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ रह गए हैं जहाँ पोलियो बचा है और उम्मीद की जाती है कि कुछ वर्षों में मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बोलेंगे कि हम पोलियो फ्री हो गए हैं। सिमिलरली लास्ट ईयर, आई डोंट नो हमारे श्रोताओं को पता होगा कि नहीं, जो नवजात शिशु का टेटनस है, मदर एंड चाइल्ड टेटनस, उसका भी इंडिया में से खात्मा हो गया है। सो अभी जो हम प्रेगनेंसी में इंजेक्शंस लगाते हैं, प्रैक्टिकली अभी टेटनस के केसेस नहीं देखे जा रहे हैं बच्चों में। सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतना
सबको कवर किया जाता था इस इंजेक्शन से कि वो हम अचीव कर पाए हैं। कुछ कंट्रीज में से तो मीजल्स भी ख़त्म हो गया है। सो उम्मीद ये की जाती है कि हम धीरे धीरे करके एक एक करके इन बीमारियों को ख़त्म कर पाएँ। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे लिसनर्स को बताई है कि जो बीमारियां इतनी जिंदगियों का खात्मा कर देती थी, आज उन बीमारियों को इम्यूनाइजेशन की वजह से ख़त्म कर दिया गया है, उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया है। डॉक्टर साहब, जब हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो किस तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण की सहायता से जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, यानी कि वो बीमारियां जो टीकाकरण की सहायता से रोकी जा सकती हैं, उनसे बचाव किया जा सकता है। पल्लवी, अगर मैं बहुत एक जनरल टर्म यूज़ करूं, अगर मैं सारी बीमारियों को एक बाल्टी में समझो डालूं और उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूं, तो मैं उसके लिए एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, जेम, GEM। सो आई कॉल दिस द जेम प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़। यहाँ तो डिजीज़ेज जेनेटिक होती हैं, G फॉर जेनेटिक, मतलब वो हमारी जीन्स में है, हमने पेरेंट्स से हमारे जीन्स में आई हैं और उसके लिए हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। या वो एनवायरमेंटल, E फॉर एनवायरमेंटल, मतलब हम जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हमारे आसपास हवा में क्या कीटाणु हैं, पानी में क्या कीटाणु हैं, सो उन चीज़ों से रिलेटेड हैं। और तीसरी रही M, जिसको मेडिकली तो मेटाबॉलिक बोला जा सकता है, पर एट द सेम टाइम इसको मैं बोलती हूँ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज काफ़ी बारी ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड रहती है। हमारा खाने पीने का तरीका, हमारी एक्सरसाइज कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। सो जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर मैं एनवायरमेंटल में जाऊँ तो मोस्टली ये चीज़ें हैं, ये डिजीज़ेज हैं जिन्हें वैक्सीन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट काउंटर कर सकती हैं। आज करीबन 25 या 30 ऐसी बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप हो चुकी हैं। तो इन कीटाणुओं के अगेंस्ट अगर बॉडी में लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी तो वो बॉडी में घर नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली वैक्सीन्स हमारी बॉडी की क्षमता बढ़ा देती हैं इन एनवायरमेंटल डिजीजेज, इन कीटाणुओं को काउंटर करने के लिए। सो जो अभी तक मैंने बात की है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सारी एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं। और जो हम आगे जिनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो कैंसर तक भी कर सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, और कुछ ऐसी डिजीज़ेस हैं जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। हम फ्लू, स्वाइन फ्लू के बारे में आपने इतना सुना है, निमोनियाज के बारे में सुना है, और ये भी हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मैंने तीसरी डिजीज़ कैटेगरी की बात की, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। सो इन चीज़ों को वैक्सीन से प्रिवेंट करना नहीं पॉसिबल, ये हमारे लाइफस्टाइल पे निर्भर हैं। सो बेसिकली जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हम उन कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ा रहे हैं शरीर की, जिनसे अदरवाइज अगर वो शरीर में घर कर लें तो सिवियर डिजीज भी कर सकते हैं और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को काउंटर करने के लिए, उनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन बहुत कारगर तरीका है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप डायबिटीज़ के अगेंस्ट या हाई कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट या हाइपरटेंशन के अगेंस्ट कोई इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो डॉक्टर साहब, जब हम वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में हमेशा बच्चे आते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को प्रॉपर प्रोटेक्शन देना चाहते हैं बीमारियों के अगेंस्ट। तो क्या जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो बच्चों तक ही सीमित है या एल्डरली या एडल्ट्स में भी इसका कोई रोल है? अभी वैक्सीनेशन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बढ़ती उम्र के साथ उसका असर कम हो जाता है, उसका फ़ायदा कम हो जाता है। पर कुछ वैक्सीन्स हैं जो 60-65 साल की उम्र पे भी इंडिकेटेड है, रादर उस उम्र पे उनको ज़रूर मिलनी चाहिए है सबको। मैं इसमें बात करना चाहूँगी स्पेशली प्रेगनेंसी में। टेटनस की बात की थी कि हर प्रेगनेंसी में लेडी को 2 टेटनस के इंजेक्शन लगते थे, और जिस करके हम जो नवजात शिशु वाला टेटनस है उसको ख़त्म कर पाए हैं। आजकल ये रिकमेंडेशन है कि जो काली खांसी वाला टीका है वो भी प्रेगनेंसी में लगना चाहिए। रादर टेटनस के 2 टीके की बजाय एक टेटनस का और एक टेटनस प्लस काली खांसी वाला इंजेक्शन प्लस डिप्थीरिया का वैक्सीन जिसपे होता है वो टीका लगना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि जो नवजात शिशु है उसमें हम टीके, जो DPT की हम जानते हैं, वो 1.5-2 महीने से पहले नहीं लगता है। वो जो इनिशियल 1.5 महीना है जो नवजात शिशु को
काली खांसी होने का चांस रहता है, और वो तब प्रिवेंट किया जा सकता है अगर मदर को ये टीका लगा हो प्रेगनेंसी के दौरान। आजकल स्टडीज ये शो कर रही हैं कि सबको जीवन में एक बारी ये वाला टीका लगना चाहिए है। जैसे आपको, मुझे, हमें अगर जो बचपन में टीके लगे वो अलग बात है, पर एक बारी जिसको हम टीडैप बोलते हैं, ये इंजेक्शन ज़रूर लगना चाहिए। इसके अलावा पल्लवी, जिनको से डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, गुर्दों की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, उन सब में स्पेसिफिक इंजेक्शंस की रिकमेंडेशंस हैं, ताकि उनमें, क्योंकि कुछ कुछ बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए है कि उनमें कौन सी वैक्सीन्स लगनी चाहिए हैं। इसके अलावा जब भी कोई, मैं कहूँगी रिटायरमेंट के आसपास या 60 ईयर्स 65 ईयर्स, उस उम्र पे वैक्सीन्स स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है, खास करके निमोनिया की और फ्लू की, वो ज़रूर सबको लगनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब आप जान चुके हैं कि इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या टीकाकरण केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में, एडल्ट्स में और इवन एल्डरली में भी उतना ही महत्व रखते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल कैंसर के बारे में बहुत सुनने में आता है, क्या कैंसर के लिए भी कुछ वैक्सीनेशन है जिससे कि कैंसर से अपना बचाव किया जा सके? 2 ऐसे कैंसर्स हैं जिनके लिए, जो कीटाणुओं करके होते हैं और उनके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं। आपने हेपेटाइटिस बी का सुना होगा, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो लिवर कैंसर कर सकती है, और हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शंस अब तो नवजात शिशु को लगते हैं, आज से कुछ साल पहले नहीं लगते थे। तो जो बड़े हैं उनको, काफ़ियों को नहीं लगे हुए इंजेक्शन, तो ये रेकमेंडेड है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको तो ये ज़रूर ही लगने चाहिए हैं। और इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर जो है वो इंडिया में लेडीज़ में सबसे कॉमन माना जाता है, और इसको भी वैक्सीन के साथ प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये वैक्सीन लड़कियों में खास करके लगनी चाहिए है 26 साल की उम्र तक। आइडियली तो ये 11-12 साल की उम्र पे शुरू हो जाती है और तब लग जानी चाहिए। हर दर्द को बिताए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए, आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आज लिव लाइफ मोर शो में हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, और इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर परविंदर चावला, जो मोहाली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है। डॉक्टर साहब, हमने इम्यूनाइजेशन के बहुत से एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि क्या नए माइलस्टोन्स हैं जो इम्यूनाइजेशन के फील्ड में अचीव किए जाने बाकी हैं? कैसे नए वैक्सीन्स मैनकाइंड को और भी ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं और लोग इन्हें अपनाने के लिए अपनी एप्रीहेंशंस को छोड़कर आगे आएं और इनसे फ़ायदा उठाएं? पल्लवी, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि दुनिया में, इंडिया में खास करके मलेरिया ना हो, डेंगू ना हो? सो अगर वैक्सीन्स जिस डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं अगर कंटिन्यू रहें, तो हम मच्छर का खात्मा कर पाए ना कर पाए, पर हम अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम इन बीमारियों से मैनकाइंड को ज़रूर बचा पाएंगे। सो इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हम एटलीस्ट डेंगू की वैक्सीन तो ज़रूर मार्केट में आ जाएगी और इसको हम ख़त्म कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं से शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। अपनी जिंदगी में So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show. आज के विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9815196731 पर। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। This is your host Pallavi Jassal signing off until we meet again friends. Take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.